क्या आपके पास भी इस तरह की कॉल आ चुकी है? जैसे आपका 10 लाख की लॉटरी निकल गई है जियो की तरफ से, आपका नंबर लकी ड्रा नंबर में शामिल हुआ है। क्या आप 10 लाख रुपए रिसीव करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो 15,000 रुपए आप फाइल चार्ज भेज दें, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। नंबर 2, आपके फोन पे ऐप पर 9,990 रुपए का कैशबैक प्राप्त हुआ है। क्या आप कैशबैक लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। आप ओटीपी बता दो, आपके सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नंबर 3, सर आपका एसीसी बैंक का एटीएम कार्ड बंद हो गया है। क्या आप एटीएम दोबारा चालू कराना चाहते हैं? अगर चालू कराना चाहते हैं तो एटीएम नंबर और पीछे का 3 डिजिटल नंबर जो है वो बताएं, अभी हाथों हाथ चालू कर दिया जाएगा। नमस्कार। नंबर 4, नमस्कार सर, मैं अमित वर्मा बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक से। सर आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। अगर आपको चालू कराना है तो आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर तुरंत बताएं, अभी तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरह की कॉल आप लोगों के पास जरूर आया होगा। क्या आप कहीं इन कॉलों से ठगी का शिकार तो नहीं हुए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है, आप देख रहे हैं उमा न्यूज स्टोरी। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन के पास एक फोन कॉल आया था और फोन करने वाला अपने आप को बैंक का अधिकारी बताता है। अमिताभ बच्चन से कहता है आपके अकाउंट से कुछ अपडेट करना है और इंफॉर्मेशन मांगता है, और अमिताभ बच्चन साहब दे देते हैं। खैर, बच्चन साहब को पता था कि उन्हें कौन ठगेगा। बच्चन साहब सारी जानकारी दे देते हैं और उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए कट जाते हैं। दिल्ली में एक सेंट्रल मिनिस्टर के पास एक फोन आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट को अपडेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। खैर, वो केंद्रीय मंत्री, उन्हें पता था कि उन्हें कौन चूना लगा सकता है। वो भी बेसिक जानकारी दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि 2 लाख रुपए उनके अकाउंट से कट गए। केरल के एक एमपी, उनके पास एक बैंक से फोन आता है। उनके बैंक डिटेल मांगे जाते हैं और वो भी दे देते हैं। ओटीपी मांगा जाता है, वो भी दे देते हैं। करीब 3.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से कट जाते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लाखों लोग हैं जो इन ठगी का शिकार हुए हैं। और जो ये हलो हो रहा है वो कॉल हिंदुस्तान के नक्शे में से एक ऐसी जगह से आता है कि जो एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, साइबर, इन सब चीजों की शायद उन्हें जानकारी ही नहीं। हिंदुस्तान के नक्शे में इनकी पहचान 80% साइबर क्राइम जो होती है इसी जगह से ही होती है, जिसका नाम है जामताड़ा। ये झारखंड का एक इलाका है जो कि जामताड़ा एक गांव है। जामताड़ा का ही एक गांव है करमाटांड गांव। ये सारी साइबर ठगी इसी इलाके से होती है। तो जामताड़ा एक पिछड़ा इलाका है, ज्यादातर हिस्सा जंगल है। जामताड़ा में 150 से ऊपर गांव आते हैं। उन गांव वालों का जो काम है वो खेती बाड़ी का है। गरीबी बेहद ज्यादा है, बेरोजगारी है, और वहां से एक साइबर क्राइम का चलन शुरू होता है। अपने आप में चौंकाता है कि कैसे एक गांव जहां बिजली भी सिर्फ 5 घंटों के लिए ही होती आती है, लेकिन उन 5 घंटों में जो काम होता है वो अपने अपने मोबाइल को चार्ज करने का होता है, क्योंकि उन 5 घंटों की जो चार्जिंग अगले 19 घंटों का काम करती है। जहां बिजली भी सही से नहीं आती, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पा रही है। ज्यादातर लोग 10वीं या 5वीं क्लास तक पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी ये क्राइम को लीड करते हैं। चौंकाने वाली बात है। तो ऐसा होता है, मतलब एक होता कैसे है और करते कैसे हैं, वो लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं, और तो लोग लुटते कैसे हैं, और ये जामताड़ा कैसे साइबर क्राइम का हब बना, ये बताऊं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो इंडिया की कम से कम 25 स्टेट की पुलिस अगर कहीं पहुंची है तो वह है जामताड़ा। और उस जामताड़ा के जिस गांव में सबसे ज्यादा पुलिस पहुंची है वो है करमाटांड गांव, जिसमें दिल्ली पुलिस को पता नहीं कि कितनी बार चक्कर लगा के आई है। पहले करमाटांड गांव ऐसा नहीं था, ये करीब 10 साल से ही ऐसा हो रहा है। और जामताड़ा ऐसा पहले बदनाम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ
साल पहले भी कुछ वारदात का काम ये करते रहते थे। पहले ये जहर खुरानी का काम करते थे। इस गांव के ज्यादातर नौजवान अक्सर ट्रेनों में जाते और मुसाफिरों को बेहोशी वाली दवा देते। जब वो बेहोश हो जाते तो उनका सामान लेकर भाग जाते थे। तो ये इलाका क्राइम को लेकर शुरू से ही बदनाम था, लेकिन इसको एक अलग पहचान जो दिया तो साइबर क्राइम। तो जामताड़ा में बैंक खातों को लूटने का ये आइडिया कहाँ से लाते हैं और कैसे करते हैं? तो जामताड़ा से कुछ लड़के दिल्ली आए थे, नौकरी कर रहे थे। तो दिल्ली में उन्हीं में से पहले मोबाइल पर लॉटरी के जैसे कुछ सवाल जवाब आते थे। जो पहले के मोबाइल थे आप देखे होंगे, उसमें कुछ सवाल जवाब आते थे और सवाल पूछे जाते थे। और कुछ होता था कि आंख वो लगी हुई होती तो बताना होता था किस हीरो हीरोइन का ये फेस है। तो वो मतलब उसमें से दो चार जवाब दो और रिचार्ज, मतलब वो रिचार्ज या पैसे आप जीतने का वो दावा करते थे। तो इस तरह का वो झांसा देते थे। तो जैसे वो आंख होती थी तो ये भी देखकर बताना होता था किस हीरोइन की है आंख है। अगर आप बताएंगे तो आपको इनाम दिया मिलेगा। इनमें से इन लड़कों को ये गेम खेलना शुरू किया। तो ये लड़के ये गेम तो शुरू किए। और खैर पहले जब मैसेज करते थे तो मैसेज के पैसे कटते थे। तो मोबाइल पर सवाल जवाब होता था, एक सवाल का जवाब तो दूसरा आ जाता था, दूसरी दो तो तीसरा आ जाता था। इस तरह खेलते खेलते जब आखिरी सवाल होता था तो फोन बंद हो जाता था और इनके पैसे लूट जाते थे। तो ये भी एक गोरख धंधा था लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो जामताड़ा से लड़के दिल्ली आए और गेम खेला और आइडिया आया कि वो वापस जामताड़ा जाएंगे। तो वो वापस वो जामताड़ा पहुंचते हैं। तो पहले जब मोबाइल से रिचार्ज होता था और बैलेंस रुपए में होता था, तब ये लोग दूसरे के मोबाइल का जो पैसे हैं मैसेज के जरिए चुरा लेते थे। और उधर दिल्ली से लॉटरी वाला स्कीम ये भी सीख गए थे। यानी इन सब ने सब इनको एक नया रास्ता दिखाया। शुरुआत में 5-6 लड़के अलग अलग सिम खरीदे और उन सिम के जरिए बैंक का कर्मचारी बताकर ठगी करने लगे। खैर सबसे पहले ये बैंक के अधिकारी कर्मचारी बनकर कर्मचारी बात कैसे करते हैं और कस्टमर केयर को अटेंड वो कैसे करते हैं, इस पर इन्होंने पूरी स्टडी की। लेकिन एक जगह वो मार खा रहे थे क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं। ज्यादातर बैंक वाले अंग्रेजी में बात करते हैं कस्टमर केयर से। तो तो इन्होंने बाकायदे अंग्रेजी में भी ट्रेनिंग ली कैसे बात किया जाता है। इस ट्रेनिंग को लेकर वो रिहर्सल भी किया और फिर एक ग्रुप बनाए जिसमें सबको ट्रेनिंग भी दिया जाता था। बैंक वाले हिंदी अंग्रेजी जिस तरह से बात वो करते थे वो तरीका इन्होंने सीख गए और वो भी इसी तरह से बात करके लोगों को अपने जाल में फंसाने लगे। एक जामताड़ा में एक किराने की दुकान चलाता था। उस दुकान वाले के घर में एसयूवी की 2 गाड़ियां थी, यहाँ तक कि घर में हर चीज थी जो होना चाहिए। उस दुकान वाले में से जब पूछा गया कि ये आलीशान घर और ये गाड़ी तुम्हारी है, तो उसने बोला कि हाँ ये मेरा है और गाड़ी भी मेरी है। तो उसने कहा एसी भी है हमारे पास, लेकिन 5-6 घंटे बिजली आती है, सोच रहा हूँ बड़ा वाला जनरेटर ले लूं। तो लोगों ने पूछा कि ये पान की दुकान से इतनी कमाई तो होगा नहीं। तो वह बोला मेरा बेटा मोबाइल पर कुछ नौकरी या कुछ काम करता है। तो उसे बताया गया कि वह नौकरी नहीं ठगी करता है। वह बोला तो क्या हो गया, अगर थोड़ा ठगी ही कर रहा तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन गांव के लोगों के रहन सहन का बदलाव देखकर ये जो 150 गांव और थे वो भी इसी धंधे में लग गए। लेकिन नारायणपुर और कर्माटांड ये 2 गांव सबसे ज्यादा बदनाम हुए क्योंकि जो मोबाइल टावर थे सबसे ज्यादा नजदीक थे इन्हीं गांव में थे और इन टावर से कनेक्शन बड़ा साफ मिलता था। बाकी गांव के जो लड़के हैं वो भी इसी गांव में आ जाते थे और कई बार ये पेड़ पर बैठकर कस्टमर को फोन करते थे क्योंकि पेड़ पे बैठ के वो नेटवर्क के इशू के चलते पेड़ पर आराम से बैठ कर वहां पे जो है अटेंड करते थे। पूरा बैंक वही पेड़ पे ही चलाते थे। वो फोन करते थे और कहते थे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, लगभग 25 राज्यों की पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है और 1000 से भी ज्यादा लोगों को
यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस साइबर एक्ट के तहत हमारा कानून इतना ढीला है कि आसानी से इन लोगों को जमानत मिल जाती है और ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की ठगी को ये अंजाम देते रहते हैं और बाहर आते जाते रहते हैं। जरूरत है कोई सख्त कानून बने, इसमें इनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके और आगे ऐसा क्राइम जिससे